नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटके और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। दिल्ली कश्मीर टेरर नेटवर्क में बड़ा खुलासा। मुंबई 26/11 की ही तरह दिल्ली में कई जगह हमले का प्लान बना रहे थे आतंकी। एनआईए की जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। कश्मीर में जमाते इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी। जमात के कई सदस्य हैं डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा फेज 2 में और भी एडवांस वर्जन का होगा इस्तेमाल। श्रीनगर में 4 करोड़ से अधिक का बड़ा गोल्ड फ्रॉड। क्राइम ब्रांच ने मामला किया दर्ज। घरों और दुकानों में सीसीटीवी लगाएं लोग, जम्मू की पुलिस ने दी ये सलाह। बीजेपी की सांबा में अहम बैठक, आगे की राजनीति पर करेंगे विचार। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली धमाके पर चल रही जांच को लेकर। एनआईए की टीम ने इस जांच को पूरी तरह से संभाल लिया है और उनकी जांच में हो रहे हैं एक के बाद एक बड़े खुलासे। फिलहाल एक खुलासा सामने आया है कि दिल्ली कश्मीर टेरर लिंक नेटवर्क का प्लान क्या था। उनका प्लान था मुंबई के 26/11 की ही तरह दिल्ली में जगह जगह पर अटैक्स करने का, जगह जगह पर विस्फोट करने का। तो इस पर अच्छे से जानते हैं हमारे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया से। सर बताएं। आकांक्षा, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है जी। अगर मुंबई 26/11 जैसा प्लान रचा जा रहा था इस टेरर मॉड्यूल द्वारा, तो ये वाकई में एक चौंकाने वाला खुलासा है। और ये खुलासा एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है दिल्ली धमाकों की, और एनआईए कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इन सारी चीजों की जांच में जुटी है। और इस जांच में जो सामने आया है ये बहुत बड़ा खुलासा है वाकई में कि मुंबई 26/11 जो हमने देखा था कि एक आतंकियों ने मुंबई को दहलाकर रख दिया था और अलग अलग जगह अटैक्स किए थे, ऐसे ही कुछ अटैक्स की प्लानिंग दिल्ली में चल रही थी। और जो जानकारी हमारे पास सोर्सेज के हवाले से है वो दरअसल ये है कि दिल्ली में लाल किला, कनॉट प्लेस, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, ये सारी जगहों पर हमले करने की प्लानिंग थी। और ये हमले टाइम बॉम्ब से होने थे, आईईडी से होने थे या फिर आतंकियों ने करने थे, इसके ऊपर भी पूरा खुलासा नहीं हुआ। मगर जिस तरह का विस्फोटक मिला है और जैसे आईईडी बनाने का सारा सामान फरीदाबाद से और कश्मीर से मिला है, AK-47 मिली है, एक बड़ा मॉड्यूल बस्ट हुआ है, उससे एक चीज साफ होती है कि वाकई में आतंकी कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे। मगर जब उनका भांडाफोड़ हो गया तो अंत में एक ब्लास्ट जो उन्होंने 10/11 यानी कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास किया, वो एक सडन ब्लास्ट था या वो प्लानिंग का एक आखिरी हिस्सा था। मगर प्लानिंग बहुत बड़ी थी और वाकई में एक चौंकाने वाला ये खुलासा है और इसके ऊपर एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी है। मगर ये एक बहुत बड़ा तथ्य है कि मुंबई 26/11 की तरह दिल्ली में सीरियल बॉम्ब्स की प्लानिंग थी। हमने देखा है 2006 में मुंबई में भी जैसे कुकर बम, टिफन बम की प्लानिंग हुई थी, एक सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, वैसे ही बम ब्लास्ट की प्लानिंग दिल्ली में इस बार की जा रही थी। और जो कुछ हमारे पास लोकेशंस की भी डिटेल आई है एनआईए द्वारा, जो इनसे पूछताछ में सामने आया है, उसमें यह था कि लाल किला हो, कनॉट प्लेस हो, गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक में हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो या फिर चांदनी चौक हो। ये सारे इलाके ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाले हैं, बहुत ही सेंसिटिव माने जाते हैं। और यहां पर अगर ये हमले होते तो वाकई में दिल्ली, पूरा देश भी दहल जाता। तो एक बहुत बड़ी जो कामयाबी एनआईए को कि पता चल चुका है कि कहां कहां धमाके होने थे। मगर उससे पहले ही जिस तरह से भांडाफोड़ कर दिया गया इस कश्मीर टू दिल्ली टेरर नेटवर्क का, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा एक बड़ा हादसा होने से बच गया, जो कि बहुत जगहों पर हो सकता था और वो काफी खतरनाक साबित हो सकता था दिल्ली के लोगों के लिए। तो अच्छा हुआ कि पकड़ा गया, मगर फिर भी जो नुकसान हुआ है वो भी बहुत ज्यादा है। तो सर, ये जो जमाते इस्लाम के ठिकानों पर अभी छापेमारी हुई है और इसको लेकर डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर्स भी इसके कई मेंबर्स हैं,
तो उसको लेकर आप कुछ कहेंगे, क्या देखो कहेंगे? साफ सी बात है कि जमाते इस्लामी जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन जी, है आकांक्षा, और जी, इसको काफी समय से बैन कर दिया गया था। जी, 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी थी, तो उससे जी, उसी समय केंद्र सरकार का टारगेट यही था कि कश्मीर में पनप रहे अलगाववाद को और आतंकवाद को दरअसल नकेल कसी जाए। उसको जी, लेकर एनआईए जिस तरह से काम कर रही थी, सबसे पहले ये बैन ऑर्गेनाइजेशन जो जमाते इस्लामी है, इसके सदस्यों पर, इसके दफ्तरों पर, इसकी फंडिंग पर नकेल कसी गई थी। और आज दोबारा से कुलगाम में, गांदरबल में, शोपियां में, पुलवामा में जमाते इस्लामी के काफी सारे ठिकानों पर रेड्स हुई हैं। दरअसल ये रेड्स करने का कारण एक ये है कि जमाते इस्लामी एक सोच है जो अलगाववाद है, जी, आतंकवाद है, और जी, ये कहीं ना कहीं एक जड़ है आतंकवाद की। इसलिए जमाते इस्लामी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और प्रोफेसर्स भी हैं, और जिस तरह दिल्ली धमाके से पहले जो ये नेटवर्क, टेरर नेटवर्क बस्ट किया गया है, दरअसल ये आतंक के डॉक्टर्स थे, और इनका टेरर नेटवर्क बस्ट करने के बाद जमाते इस्लामी पे रेड्स करने का कारण यही था कि आखिर आतंक की ये पढ़ी लिखी सोच कहां से आ रही है, ये व्हाइट कॉलर टेरर है कहां से। तो अगर जड़ें जमात के साथ जुड़ी हैं तो कम से कम नकेल कसना जरूरी है। इसलिए ये रेड्स हो रही हैं और अभी शायद आने वाले कुछ दिनों में चलती अभी भी जारी हैं जी, ये जी। रेट्स जो हैं। वी होप कुछ ना कुछ तो इससे जरूर सामने आएगा। सर, कश्मीर में 4 करोड़ से अधिक गोल्ड का फ्रॉड हुआ है और क्राइम ब्रांच ने ये मामला भी फिलहाल दर्ज किया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली कश्मीर में नॉर्मली हमने देखा कि इस तरह के फ्रॉड होते नहीं है, मगर ये जो मामला सामने आया है, ये क्राइम ब्रांच की एक विंग होती है जो इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजों को देखती है। जी। उस विंग में एक एप्लीकेशन दी गई थी एक कंप्लेनेंट द्वारा, वो भी श्रीनगर का था। उसका कहना था द गोल्ड हब के नाम से श्रीनगर में एक गोल्ड का शोरूम है, ज्वेलरी का। जी। तो उन्होंने वहां से कुछ गोल्ड खरीदा था और उसके बदले में उन्होंने पैसे भी डिपॉजिट कर दिए थे, मगर 1 महीना से ज्यादा होने के बावजूद अभी तक कोई भी गोल्ड का सामान उसे जो है नहीं डिलीवर किया गया, उनको नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने कई बार उनसे इस बारे में बात की, मगर जो ओनर थे इस शोरूम के, वो कुछ भी नहीं बता रहे थे। इन सारे मामलों को लेकर जो डिटेल है वो यही है कि क्राइम ब्रांच ने पर्चा जो है लगा दिया। और ये मैं आपको बता दूं कि क्राइम ब्रांच कश्मीर का एक खास विंग होता है जिसको इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग कहते हैं, यानी कि पैसे की लेन देन के जो मसले होते हैं उनको लेकर। और अरेस्ट भी इसमें एक हो गई है, मुदस्सिर अहमद वानी नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया गया है जो बादामबारी के रहने वाले हैं, और करण नगर पुलिस स्टेशन में इसकी FIR नंबर 22/2024 रजिस्टर हुई थी। इसमें एक अरेस्ट हो गई है और इसमें अब इस मामले को लेकर आगे जांच जो है वो शुरू कर दी है क्राइम ब्रांच ने, और 4 करोड़ 24 लाख रुपए का ये घोटाले का मामला है। जी जी, ये तो बड़ा अमाउंट है। वी होप जल्दी ये सॉल्व हो जाए। और अब आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेके एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि फेज 2 में एडवांस वर्जन का इस्तेमाल होगा। सर, आप इसको लेके क्या कहेंगे? दरअसल कहना क्या है, इसमें साफ सी बात है कि आज दिल्ली में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एक खास कार्यक्रम में गए हुए थे। ये कार्यक्रम था संभव का। दरअसल संभव क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। तो इसके ऊपर वो बोल रहे थे कि जो इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी है आर्मी की, उसको लेकर, मगर जो उन्होंने बयान दिया वो कहीं ना कहीं उसको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से जोड़ के देखा जा रहा है। उन्होंने दरअसल कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में भारतीय सेना ने पूरी तरह से इंडियन मेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और अब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ चुकी है, और जब फेज 2 में हम जाएंगे तो हम और ज्यादा एडवांस वर्जन के साथ जाएंगे। हालांकि इसके सीधे इसको इसके साथ जोड़ना कि ऑपरेशन 2 होने वाला है, ये कितना सही है, क्या ये बहुत सीक्रेट प्रोसेस होता है, आर्मी का, गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, इसमें हम और आप कुछ कह नहीं सकते। मगर आर्मी चीफ का इस तरह का बयान आना ऐसे मौके पर जब दिल्ली में धमाके हुए और एक और टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ है, उनका कहीं ना कहीं बयान का ये कहने का मतलब था, उन्होंने ये क्लियर किया है कि संभव जो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन है, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि अब हम 2.0 अगर ऑपरेशन सिंदूर की जैसे बात हो रही है, उन्होंने नाम नहीं लिया ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने कहा कि फर्स्ट में हमने अच्छे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया था, और 2 में अब हम फेज 2 में और एडवांस वर्जन लेके आ सकते हैं। तो कहाँ एक चीज हो सकती है कि पाकिस्तान को या उन आतंकियों को कहीं ना कहीं एक चेतावनी है कि भारतीय सेना हमेशा एडवांस चीजों को लेकर तैयार रहती है और अलर्ट पर भी रहती है। जी बिल्कुल। और अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी जो है वो जम्मू कश्मीर में भी टाइट कर दी गई है, और फिलहाल हमारी जो राजधानी है विंटर जोन की, वो इस समय जम्मू है।
और जम्मू की सिक्योरिटी जो है वो बहुत टाइट कर दी गई है। तो उसको लेकर जो पुलिस है उन्होंने लोगों से भी कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की है, स्पेशली जो व्यापारी हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवीज लगा लिए जाएं, जिससे कि हेल्प हो जाए कि कुछ भी सस्पिशियस दिखे तो उसको लेकर फौरन अलर्ट कर दिया जाए। बिल्कुल आकांक्षा, जैसे हमने देखा कि चाहे दिल्ली हमला हुआ, तो हमने देखा कि दिल्ली हमला जो धमाका हुआ उसके कुछ ही मिनट्स बाद वहां की सीसीटीवी फुटेज आनी शुरू हो गई, किसी दुकान के बाहर, किसी बिल्डिंग के बाहर। तो ऐसे में पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए अगर कुछ भी होता है बहुत हेल्पफुल होता है सस्पेक्ट्स को पकड़ना, संदिग्ध को जानकारी लाना और कनेक्शन को जोड़ना कि अगर कोई कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है। तो आजकल हमेशा तकरीबन देश की हर शहर की पुलिस जनता को ये कहती ही है कि आप अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, व्यापारिक संगठनों के बाहर, इमारतों के बाहर सीसीटीवी जरूर इंस्टॉल करें। और ये आपके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जिस तरह से चोरी की घटनाएं बढ़ती हैं, सोशल क्राइम होते हैं, उसको पकड़ने भी आसानी, और दूसरी ओर आप खुद भी सिक्योर रहते हैं और आपकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस एजेंसीज है, पुलिस है, बाकी एजेंसीज है, उनको बहुत लाभ इसमें मिलता है। तो एक अच्छा दोबारा से, हालांकि जम्मू पुलिस लगातार कहती है, मगर दोबारा से एक सिटी के एसडीपीओ है उनका बयान आ जाया है, अच्छा बयान है। और मुझे लगता है लोगों को अपने आप को सिक्योर करने के लिए सीसीटीवी इंस्टॉल करवाने भी चाहिए। जी बिल्कुल, ताकि कोई छोटी मोटी भी उनको ऐसा लगे कि ये संदिग्ध है तो आप उसके बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सके। अपनी सेफ्टी पहले रखी जाए, उसके लिए सीसीटीवी लगाना बहुत जरूरी है। तो सर बात करें, अभी हम बीजेपी की एक अहम मीटिंग हुई है सांबा में, और उसको लेकर आगे की राजनीति के विचार के लिए वो मीटिंग हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? दरअसल राजनीतिक चीजें पिछले करीबन 1 महीने से तो इसी में सारे बिजी थे कि पहले राज्यसभा इलेक्शन आ गई, फिर उसके बाद आपका सेशन आ गया असेंबली का, उसके बाद नगरोटा और बड़गाम के बाई इलेक्शंस आ गए। और जैसे ही अभी फ्री हुए हैं तो बीजेपी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उनके 28 विधायक हैं, अगर एक और ऐड ऑन होता है तो 29 हो जाएंगे। तो जम्मू की बहुत सारी समस्याएं भी रहती हैं और बीजेपी के अपने भी कुछ ना कुछ प्लान्स रहते हैं कि क्या करना है, क्योंकि मेजर ऑपोजिशन पार्टी भी है। तो बीजेपी की एक बैठक आज सांबा में एक निजी बैंकेट हॉल में हुई। तकरीबन बीजेपी के एमएलएज, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और राज्यसभा एमपी सत शर्मा, ये सभी लोग मौजूद थे। और बीजेपी की वे फॉरवर्ड की, आगे बीजेपी की क्या प्लानिंग है, गवर्नमेंट की किन बातों को पकड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, लोगों की समस्याएं हैं उसको लेकर। तो ये एक रूटीन बैठक थी, हालांकि ये कहा जा रहा है, मगर उसमें यह भी विचार हुआ कि इलेक्शन जो है नगरोटा की कैसी रही, कितने चांसेस हैं, एक डिस्कशन जो है इंटरनल वहां पर हुई है। जी तो खबरों में फिलहाल इतना ही, और अब आज का थॉट ऑफ द डे। जितना खुलकर बात करेंगे रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। मन में बातें रखने से अक्सर रिश्तों में दरार आ जाती है। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे, और ये था आज का बीटीएच। बाकी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद, जय भारत।